स्टार्ट करते हैं। आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है हमारा, ठीक है। सभी लोग, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग बताएंगे, वैसे आपको सारे आंसर हम बताने वाले हैं। तो यूपीपी की तैयारी करने के लिए, जीके जीएस के लिए डेली लाइव डिस्कशन यहाँ पे होता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। अगर ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे आपको इसका जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो सेट है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेट है ये यूपीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर है। 26 अक्टूबर 2018 का पेपर है। 26 अक्टूबर 2018 का पेपर है द्वितीय पाली का। तो इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताएंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की अगर बात करेंगे तो राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल का वर्णन किया गया है। और इसका जो निर्वाचन है या फिर इसको कौन चयनित करता है? तो राष्ट्रपति इसे चयनित करता है। इसे ध्यान रखिए। अगर बात करेंगे राज्यपाल की, तो राज्यपाल का जो समय होता है, कार्यकाल होता है, ये कितने समय के लिए होता है बताइए। और राज्यपाल का जो न्यूनतम उम्र होती है वो 35 वर्ष होती है। कितनी होती है? 35 वर्ष इसकी न्यूनतम उम्र होती है, ठीक है। साथ ही साथ में विधानसभा में अगर वह चुने जाने योग्य है उसे ही राज्यपाल के लिए क्या किया जाता है? चयन किया जाता है, चयन किया जाता है। चलिए बताएंगे, प्रधानमंत्री के साथ में अन्य मंत्रिमंडल, पूरे मंत्रिमंडल का जो चयन है या फिर नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर पूरे मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति के लिए संबंधित जो आर्टिकल है वो कहां से कहां तक है? 52 से लेकर 61 तक। इसके लिए आप लोग अगर इसे चाहें तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं या फिर अन्य तरीके हैं। तो अगर बात की जाए 52 में, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। इसका वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी समस्त बातें, इनका वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के कोटे के विषय में बात की गई है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यालय के बारे में। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के दोबारा नियुक्ति के बारे में। वेरी गुड, वेरी गुड। राष्ट्रपति के दोबारा नियुक्ति होने की चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इसको किसमें बताया गया है? आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता को आर्टिकल 58 में। और अगर बात की जाए 59 में तो राष्ट्रपति की दशा का वर्णन, ठीक है। और राष्ट्रपति शपथ लेता है तो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 60 में। और राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 61 में। इसमें किया गया है? आर्टिकल 61 में किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो भी राष्ट्रपति से ही संबंधित है। तो राष्ट्रपति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने के लिए, साथ ही साथ में कोई भी प्रादेशिक स्तर की तैयारी है तो उसको करने के लिए आप जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आपके राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है, इसमें कुछ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होते हैं, उनको आपको पढ़ने की जरूरत है। जैसे कि संसद हो गया, जैसे कि राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, साथ ही साथ में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए। तो इन सब की चर्चा हम आपके साथ में करने वाले हैं। तो बताएंगे, अगला प्रश्न है
भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे, बताएंगे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? जाकिर हुसैन। वेरी गुड, जाकिर हुसैन। तो बहुत बेहतरीन जवाब है। जाकिर हुसैन जो है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति अगर बात की जाएगी, पहले भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? पहले भारत के राष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन। पहले भारत के राष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन की बात की जाएगी तो जाकिर हुसैन जो है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से बिलोंग करती है आपको बता दें। तो ये आदिवासी महिला है, लेकिन किस जनजाति से बिलोंग करती है? तो संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। किस जनजाति से? संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। इससे पहले ये झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं। और अगर बात की जाएगी द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू पहली जो है आदिवासी महिला, या फिर आपसे कहा जाएगा पहली एक जो है जो निम्न कुल से उत्पन्न हुई महिला जो क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति को पद को प्राप्त किया है। इससे पहले अगर बात की जाएगी द्रौपदी मुर्मू की, तो ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो बताएंगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है पहली राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन राष्ट्रपति था, बताएंगे तो द्रौपदी मुर्मू से पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी इसके पहले राष्ट्रपति थे। तो अच्छा, बताएंगे आप लोग कि वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, बताएंगे फटाफट से। तो वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। तो ध्यान रखेंगे, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी तरीके से बहुत ही आसान और बहुत ही आसानी से याद होने वाले प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है, बताएंगे जॉर्डन की राजधानी क्या है? बताएंगे जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। तो जैसा कि पिछले पेपर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो राज्य और राजधानी है इससे संबंधित प्रश्न बहुत ही ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। यूपीपी या फिर हमारे जो स्टेट एग्जाम है या फिर एसएससी एग्जाम, इसमें भी बहुत ज्यादा राज्य और राजधानी या फिर मुद्रा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चन है, ये हम आसानी से याद कर सकते हैं। इस पर हमारे यहाँ यूट्यूब पे एक सेशन पड़ा हुआ है, राज्य राजधानी और देश राजधानी और उनकी मुद्रा, और साथ ही साथ में उनके संसद का नाम भी उसमें हमने बताया है। तो आप उसे देख सकते हैं और अपने सारे जो इम्पोर्टेंट है उसमें सभी उसमें सम्मिलित किए हुए हैं। अगला प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीपी में पूछा गया है 26/10/18 के सत्र में, द्वितीय सत्र में है। मंगोलिया की मुद्रा क्या है पूछा गया है। तो मंगोलिया, सबसे पहले मंगोलिया जो है ये आपको पता होना चाहिए, मंगोलिया की राजधानी क्या है। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है बताएंगे। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बाटोर। क्या है? उलान बाटोर मंगोलिया की राजधानी है। अगर मुद्रा आपसे पूछते हैं तो इसकी मुद्रा क्या है? तो तोब्रुक इसकी मुद्रा है। क्या है? तोब्रुक इसकी मुद्रा है। और मंगोलियाई यहाँ पे भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? मंगोलियाई। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, मंगोलिया की राजधानी क्या है? हाँ, उलान बाटोर। क्या है? उलान बाटोर। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तोब्रुक। क्या है? तोब्रुक इसकी मुद्रा है और भाषा क्या है? मंगोलियाई इसकी भाषा है। तो अगला प्रश्न जो है उसको देखेंगे, एशिया में तीसरा
सबसे आबादी वाला देश कौन सा है? तो एशिया का तीसरा सबसे आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया तीसरा सबसे आबादी वाला देश है। कौन कौन से देश जो है सबसे ज्यादा आबादी वाले हैं? तो अब अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन बन गया है? भारत। दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना। तीसरे नंबर पे कौन है? इंडोनेशिया। तीन है एशिया महाद्वीप में कौन कौन से हैं? भारत, चीन, इंडोनेशिया। भारत, चीन, इंडोनेशिया। भारत, चीन, इंडोनेशिया। भारत, चीन, इंडोनेशिया। हमारे साथ में रिपीट करेंगे। भारत, चीन और इंडोनेशिया। ये किसके आधार पर है? ये आबादी के हिसाब से तीन जो है सबसे बड़े देश है। पहले नंबर पे भारत, दूसरे पे चीन और तीसरे पे इंडोनेशिया। एशिया में अगर आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन तीन बड़े देश हैं, तो ध्यान रखेंगे कौन तीन बड़े देश हैं। पहला है चीन, दूसरा है भारत और तीसरा है कजाकिस्तान। कौन सा है? चीन, भारत और कजाकिस्तान। ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से कौन कौन से हैं? चीन, भारत और कजाकिस्तान। चीन, भारत और कजाकिस्तान ध्यान रखेंगे। वेरी गुड, ठीक है। बताएंगे अगला जो प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में सबसे बड़ा वन कहाँ पाया जाता है? किस देश में पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका के बारे में आप क्या जानते हैं बताएंगे। तो दक्षिणी अमेरिका एक महाद्वीप है। जिस तरीके से एशिया महाद्वीप है उसी तरीके से दक्षिण अमेरिका भी एक महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका में किस देश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? तो ब्राजील। ब्राजील की बात की जाएगी तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। क्या राजधानी है? ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। ब्राजीलिया इसकी मुद्रा है। ठीक है, क्या है? ब्राजीलिया इसकी मुद्रा है, ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका किस गोलार्ध में पड़ता है? बताएंगे। तो दक्षिणी अमेरिका जो है ये आपका पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है। किधर पड़ता है? पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में। दक्षिणी अमेरिका कहाँ पड़ता है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पड़ता है। अगर बात की जाएगी एंडीज पर्वत, तो एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत है, क्योंकि हिमालय जो है दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? किसकी? हिमालय की है। ठीक है, और हिमालय के बाद दूसरा नंबर किसका है? एंडीज का है। और एंडीज ये कहां पर पड़ता है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दक्षिण अमेरिका का कौन सा है? एकांकगुआ। अगर बात की जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सी है? पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 848 मीटर। याद रखिए 8884 मीटर। दुनिया का सबसे ऊंचा कौन सा है पर्वत? पर्वत की चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और अगर पूछा जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका का कौन सा है, ध्यान रखेंगे अकांकगुआ। एकांकगुआ इसे इस नाम से हम जानते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्राजील का सबसे बड़ा देश जो ब्राजील है ये क्या है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसे भी ध्यान रखेंगे, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। और विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी या फिर माउंट कोटोपैक्सी ये ज्वालामुखी है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी ये कहां पर पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। और दुनिया की सबसे बड़ी नौकायन झील सुनेंगे ध्यान से। दुनिया की सबसे बड़ी
नौकायन झील जिसका नाम है टिटिकाका झील। क्या नाम है? टिटिकाका झील। एक बार बोलेंगे टिटिकाका झील दुनिया की सबसे बड़ी नौकायन झील। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जो है दक्षिणी महाद्वीप में पाई जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी नौकायन झील है। और बोलीविया और पेरू की सीमा या बोलीविया और पेरू के मध्य में स्थित है। किसके मध्य में स्थित है? बोलीविया और पेरू के मध्य या फिर इसकी सीमा पर स्थित है। और यह जो एक है एंजल्स फॉल्स, ये भी दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ये दुनिया का सबसे उच्च झरना है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा उच्च झरना कहाँ पर है तो बताएंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा उच्च झरना कहाँ पर पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। तो इसी तरीके से हर एक चीज है, एक एक टॉपिक का बिल्कुल टुकड़ा साफ कर लेंगे, बस आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और हर एक चीज याद करवाएंगे। इसके बाद में जो है अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। बताएंगे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि पर मनाया जाता है? बताइए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि पर मनाया जाता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वेरी गुड। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वेरी गुड। अगला जो है प्रश्न ध्यान से देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? बताएंगे। ये हमने आपको पढ़ाया है, जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया गया। तो इसका आंसर बताएंगे। नीदरलैंड। नीदरलैंड कहाँ पे पड़ता है? नीदरलैंड द हेग। द हेग में इसका मुख्यालय है। किसका? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के कौन से न्यायाधीश वहां पे सदस्यता ले रखे हैं? बताएंगे। दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की समय सीमा या फिर समय सीमा कितनी है? बताएंगे। कितने समय का जो है कार्यकाल रहता है अंतरराष्ट्रीय सीमा जो न्यायालय इसके सदस्य का? तो 9 वर्ष का कार्यकाल रहता है। कितने? 9 वर्ष का कार्यकाल रहता है। इसे ध्यान रखिए। अगला जो है बताएंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? बताएंगे। तो निषेचन के बाद में, निषेचन की प्रक्रिया के बाद में अंडाशय जो है फल में यानी कि फ्रूट्स में परिवर्तित होता है। ठीक, किसमें परिवर्तित होता है? फ्रूट्स में परिवर्तित होता है। अगला बताएंगे, अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में किस धातु कौन सी धातु भरी हुई होती है? बताएंगे। थर्मामीटर में कौन सी धातु भरी हुई होती है? बताएंगे। मरकरी। कौन सी धातु भरी होती है? मरकरी या फिर पारा। पारा जानते हो? पारा Hg, इसका सूत्र क्या होता है? Hg। तो पारा किसके अंदर भरा होता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर और मैनोमीटर। ये जो मीटर होते हैं जिनसे टेम्परेचर को क्या किया जाता है? पता किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है? क्या भरा हुआ होता है? पारा भरा हुआ होता है। पारा भरा होता है। और Hg को कहते हैं हाइड्रोगेनियम। क्या कहते हैं? हाइड्रोगेनियम। Hg इसका होता है सूत्र, हाइड्रोगेनियम कहते हैं। और इसका परमाणु संख्या क्या होती है? 80 इसकी परमाणु संख्या है। और पारा एक क्या है? पारा एक विषाक्त तत्व है, ये जहरीला होता है। ठीक है, कई बार इसे चखने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की, बताएंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बताएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और गोदावरी नदी को ही वयोवृद्ध गंगा भी कहते हैं। भारत की वयोवृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। और ये जो है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहां से? नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और नासिक में ही कुंभ मेला लगता है। ठीक है, ध्यान रखिए, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में ही कौन सा लगता है? कुंभ मेला। और नासिक भारत के किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक जिला। और यहाँ के त्र्यंबक पहाड़ी से
गोदावरी नदी निकलती है और ये गिरती कहाँ पर जाती है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये किन राज्यों में होकर बहती है, तो ये महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बोलेंगे एक बार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ से ऊपर कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी बहती है। पेनगंगा, वेनगंगा, ये किसकी सहायक नदियां हैं? पेनगंगा और वेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कालीगढ़ बांध बताएंगे, कालीगढ़ बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है बताएंगे? कालीगढ़ बांध गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिए। अच्छा, जब हमने गोदावरी नदी की बात कर ली है तो आप लोग बताएंगे कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी बताएंगे, कावेरी नदी ये कहां से निकलती है? कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो कावेरी नदी ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में ये नदी बहती है। कहां पर? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर। कितनी है? 805 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो है कहां पर अंत होता है इसका? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिरती है। किस कहां पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो कावेरी नदी को पता चल गया और हमको गोदावरी नदी त्र्यंबक पहाड़ी से, कहां के त्र्यंबक पहाड़ी से बताएंगे? कहां के? नासिक, महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और अगर कावेरी की बात की जाएगी तो ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगली हमारी नदी जब यहाँ से बात कर चुके हैं तो इसी के ऑप्शन में हमको दिख रहा है कृष्णा नदी। तो बताएंगे कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वरम, कहां से? महाबलेश्वरम पश्चिमी घाट से निकलती है। और ये जो है अगर आपसे पूछा जाएगा इसका अंत कहां पर होता है, कहां पर गिरती है, तो ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, विजयवाड़ा बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तो महाबलेश्वर, ध्यान रखिए, महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है बताएंगे? 1400 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। और ये कहां से होकर बहती है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। अगर आपसे पूछा जाएगा, जो सबसे ज्यादा कृष्णा नदी से पूछा जाने वाला प्रश्न है वो है कि श्रीशैलम नागार्जुन, क्या है? श्रीशैलम नागार्जुन सागर बांध पूछा जाता है सबसे ज्यादा। एसएससी का बिल्कुल समझ लो लोकप्रिय प्रश्न है कि श्रीशैलम नागार्जुन सागर बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कौन सा है? श्रीशैलम नागार्जुन सागर बांध ये किस पर बना हुआ है? कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। और उसके बाद अगली नदी इसी ऑप्शन का चौथा ऑप्शन है महानदी। महानदी इसका अगर आपसे पूछा जाएगा ये कहां से निकलती है तो छत्तीसगढ़ रायपुर से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 857 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 857 किलोमीटर लंबाई है। और ये कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसमें कौन कौन से बांध है? तो ये बांध सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कहां कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है बताइए? महानदी के ऊपर बना हुआ है हीराकुंड बांध। अगर आपसे पूछा जाएगा तिरकपाड़ा बांध किस पर बना हुआ है? तिरकपाड़ा बांध और भरोज बांध। तो तीनों को एक साथ याद कर लेंगे, हीराकुंड बांध, तिरकपाड़ा बांध और भरोज बांध। तो तीनों कहां पे हैं? किस नदी के ऊपर हैं? महानदी के ऊपर हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न जो है पूछा गया है कि पौधे से पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है?
जो पौधे के जो पोषक तत्व हैं वो पौधे के विभिन्न शाखाओं तक, विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? कौन से होकर? जाइलम। जाइलम का कार्य है पौधे के जो पोषक तत्व हैं जिनका जलीय रूप में परिवहन कौन करता है? जाइलम। और फ्लोएम एक होता है, फ्लोएम होकर ये क्या करते हैं? जो भोजन का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है, जो ऊर्जा के रूप में होती है, ठीक है, तो वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? और जाइलम क्या करता है? पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो बढ़िया से आपको समझ में आना होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए ध्यान से, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, अगर आपको हम जनवरी माह में मनाए जाने वाले सारे दिवस अगर एक साथ याद हो जाए तो कैसा रहेगा? बताएंगे। बहुत अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। तो बोलते रहेंगे, ठीक है। जनवरी माह में जितने सारे दिवस मनाए जाते हैं सारे एक साथ याद करेंगे, ठीक है। तो 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताएंगे। विश्व परिवार दिवस, वर्ल्ड फैमिली डे। विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगला 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। एक वैज्ञानिक थे लुईस ब्रेल, ठीक, जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी, जिसकी मदद से जो अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो भी चीजों को पढ़ सकते हैं। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। अच्छे से हर चीज को समझना है और बहुत अच्छे तरीके से पूरा सब कुछ कवर कराएंगे। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। अब भैया प्रवासी भारतीय दिवस किस लिए मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपने गुरु, जो कि राजनीतिक गुरु थे उनके, गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कौन आए थे? महात्मा गांधी जी आए थे। तो महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आना, उनका वेलकम करना, ये 9 जनवरी को हुआ। तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी जो थे, इन्होंने फिनिक्स और टॉलस्टॉय नामक आश्रम बनाए। कौन से? फिनिक्स और टॉलस्टॉय नामक आश्रम बनाए। भारत में उनका कौन सा आश्रम था? साबरमती, ठीक है। कौन सा आश्रम था? साबरमती आश्रम था, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। फिर अगला है 12 जनवरी। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक। युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि भारत में युवाओं के हमेशा और बहुत ही पुराने समय से प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, ठीक है। अगला है 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। वेरी गुड, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है 23 जनवरी। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस यानी कि इसी को नेताजी जयंती भी कहते हैं या सुभाष चंद्र बोस जयंती कहते हैं, क्योंकि इसी दिन सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। कहां पर हुआ था? उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताएंगे बेटा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस यानी कि 24
अगला है 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है। और लास्ट, इससे पहले एक और पड़ता है 26 जनवरी। 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी हमारा देश कब जो है गणतंत्र यानी कि हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया गया और हमारा देश जो है एक गणतंत्र राज्य बन गया। गणतंत्र का मतलब होता है यहाँ जो है किसी अन्य देश का कोई वासी यहाँ पर यानी कि कोई विदेशी इंसान आके यहाँ पर कोई हुकूमत नहीं कर सकता है। यहाँ पर यहीं के रहने वाले लोगों का शासन रहेगा। गणतंत्र मतलब पूरी तरीके से जो है जनता का शासन, जनता के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो जनता का शासन ही क्या कहलाता है? हमारा गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस मतलब जनता के ऊपर जनता का शासन ही हमारा देश गणतंत्र इस तरीके से कहलाता है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। अगला है 30 जनवरी। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1947 को क्या हुआ पता है? 30 जनवरी 1947 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने क्या किया था? गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्या की थी? गोली मारकर हत्या कर दी थी। और जिसके कारण जो है शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद जो है 30 जनवरी 1947 में 48 क्योंकि देश आजाद होने के बाद जो है ये जो है करते हुआ। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो 30 जनवरी 1948 थी, इसे ध्यान रखिए। तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस? शहीद दिवस। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च को। ठीक, 23 मार्च को। तो ये तिथि भी हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसे देखेंगे, पूर्ण रूप से जीएसटी किसके सिफारिश पर लागू की गई थी? इसके पहले कल वाले पेपर जो उसका कराया था प्रैक्टिस सेट नंबर 1, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो उसमें भी हमने आपको बताया था जीएसटी जो है किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? विजय केलकर समिति। किसके समिति पर? विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया था। और जीएसटी डे किस दिन पर मनाया जाता है? जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एवं सर्विस टैक्स। और जीएसटी जो है बताएंगे कितने मतलब जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में बताएंगे? 1 जुलाई सन 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर 1 जुलाई सन 2017। 1 जुलाई को कौन सा दिवस? जीएसटी दिवस। ठीक है, जीएसटी डे के रूप में